आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? डेप्रीशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। डेप्रीशिएशन क्या होता है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि डेप्रीशिएशन वो है जो फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। अब तुम्हें फिक्स एसेट्स नहीं पता तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसेट्स क्या होता है बेटा। तो अभी हम क्या बता रहे हैं, हमारे पास दो, मेनली हमने एसेट्स को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया बच्चा। तो फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स, नेक्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है बच्चा? करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन 1 ईयर। देखो ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं होता, कैश में कन्वर्ट करना विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल होता है। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने यहां देखा बच्चा, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखना, बात को समझना, याद रखना बेटा जी, करंट एसेट्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मैं लॉजिक दूंगा किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लॉजिक मैंने दिया फिक्स्ड एसेट्स। क्या फिक्स्ड एसेट्स क्या है उसके बारे में भी अब हम जानते हैं। सर नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आता है। बेटा फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या? अगेन फिक्स्ड एसेट्स इज डिवाइडेड इनटू टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। मैंने कहा तुम्हारा डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट पे। टेंजिबल क्या है? विच कैन बी सीन एंड टच्ड। इनटेंजिबल क्या है? विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट कैन बी फेल्ट। बेटा जी ये जो सॉफ्टवेयर तुम्हें जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं ये इनटेंजिबल एसेट्स है, तुम इसको छू नहीं सकते। तुम स्क्रीन को छूओगे, इसको नहीं छू सकते। तुम्हारा पेटेंट, तुम्हारा फॉर्मूला, तुम उसको नहीं छू सकते, ठीक है। तो इनके भी वैल्यूज होते हैं बेटा, ये समय के साथ साथ ना ये खत्म होने लगते हैं, एक्सपायर होने लगते हैं। टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारी चीजें, इन पे तुम क्या करते हो? फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हो। अब मेरा बच्चा पूछता है कि सर फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में क्या डिफरेंस है? बच्चा एक बात ध्यान रखना, पहली बात अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर तुम देखो यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। दूसरी बात, नॉट हेल्ड टू सेल इन ऑर्डिनरली कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर ये दो क्राइटेरिया बताऊं कि इसको मानना तुम फिक्स एसेट, तो तुम क्या बोलोगे? सर फिक्स एसेट जो हमारा है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, ये सभी चीजें सर 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होती है। ये सभी चीजें 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होती है। अगर हमने लंबे समय का इन्वेस्टमेंट खरीदा तो इसका बेनिफिट भी हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा। सर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसका भी तो हमें फायदा लंबे समय तक मिलेगा। तो सर पहला क्राइटेरिया तो तीनों में कॉमन है, तो हम किसको माने, किस पे डेप्रिसिएशन लगाए? फिर मैंने बोला नॉट सेल, नॉट हेल्ड, आपने खरीदा नहीं है उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए। तो मेरा बच्चा बोला कि सर फिक्स एसेट्स जो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह है, इसको भी तो हमने बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदा, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है, बिजनेस में। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को भी बच्चा क्या बोलता है? सर इसको भी हमने बेचने के लिए लंबे समय में बेचेंगे। सर आमतौर पर जैसे मेरा बिजनेस है मार्कर का, तो जैसे मार्कर बेचूंगा मैं आमतौर पर, तो उस तरह का मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा कि आमतौर पर इसको काम ही मेरा बेचने का, वो नहीं है सर। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो सर एक्चुअल में क्राइटेरिया क्या है फिक्स्ड एसेट का, ये ध्यान रखना है। क्या है बेटा जी? 3 बातें। पहला, यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, not held to sale in ordinary course of business, and used in the production of goods and services in ordinary course of business। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर तुम देखो
जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया है या तुमने किसी को लोन एंड एडवांस दिया, क्या बेटा उसको बिजनेस में यूज करते हो क्या प्रोडक्शन करने के लिए? नहीं सर नहीं। लेकिन जो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स है बेटा, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इसको तुम क्या यूज करते हो अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए? यस सर। स्कूल वाले क्या करते हैं, बेंचेज हैं जो सर वो फिक्स्ड एसेट्स है, उसी की वजह से तो बच्चा पढ़ पा रहा है, उसी की वजह से तो वो सर्विस दे पा रहे हैं। तो बेटा ये 3 क्राइटेरिया है, तुम्हें ध्यान रखना है। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ऐसा जो भी एसेट्स ऐसा जो कि यूज होता है मोर देन 1 ईयर, नॉट हेल्ड टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम यूज करते हैं, दैट इज माय फिक्स्ड एसेट्स। और उस पे अपन क्या लगाएंगे सर, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। उस पे अपन क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है। तो आप देख पाते हो कि तुम्हारे स्कूल में फैन है, फर्नीचर है, ब्लैक बोर्ड है, ये सारे चीज बेटा जी तुम्हारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होते हैं, यूज होते हैं गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये तुम्हें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा देता है बेटा, और तुम इसको बिजनेस में नहीं खरीदते हो बेचने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज फिक्स्ड एसेट। और जैसे जैसे इसको आप यूज करते हो तो इससे क्या होता है, आपका इसमें गिरावट आता है। यूज करने के कारण इसके अंदर क्या आता है बेटा जी, गिरावट आता है, जिसके कारण इस पे क्या लगता है, डेप्रीशिएशन लगता है। ठीक है बच्चा। तुमने एक प्रोडक्ट को क्या किया बेटा जी, प्रोड्यूस किया। सपोज करो तुमने कार बनाया, तो कार बनाया तो कार बनाने में क्या क्या खर्चा लगा, टायर का, इंजन का, एसी का, सीट कवर का, म्यूजिक सिस्टम का, लाइट का, एसेट्रा बेटा। इस तरह के बहुत सारे खर्चे लगे। तो तुम्हें जो ये खर्चा लगा, तुम इस खर्चे को कहां से रिकवर करते हो बेटा जी, कस्टमर से रिकवर करते हो। इस खर्चे को कहां से रिकवर करते हो, कस्टमर से। तो आप ये सोचो बेटा, इस कार को बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज हुआ होगा, तो एक बार तो इस मशीन का खर्चा बेटा, कॉस्ट किसने बियर किया, ऑनर ने बियर किया। अपने जेब से ऑनर ने इनका खर्चा लगाया। तो बेटा तुम्हें नहीं लगता क्या कि इस मशीन का खर्चा भी धीरे धीरे कस्टमर से ही रिकवर किया जाए? जी सर, कस्टमर से रिकवर किया जाएगा। लेकिन बेटा जी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सपोज करो मैंने एक कार बनाया, सपोज करो मैंने एक कार बनाया, और उस कार को बनाने में मतलब ये जो टायर, इंजन, एसी, सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, लाइट लगा, ये मेरा बेटा 2 लाख रुपए का लगा। और मशीन आई बेटा 1 करोड़ रुपए की मशीन आई। तो मैं एक कस्टमर से 1 करोड़ 20 लाख ले सकता हूं क्या? नहीं सर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इसका तो खर्चा ले सकते हो मटेरियल का कस्टमर से, लेकिन मशीन का आप उतना ही लोगे सर जितना मशीन यूज हुआ है इस कार को बनाने में। ठीक है बेटा जी। तो सर आप क्या एग्जैक्ट बता सकते हो मशीन कितना यूज हुआ है इस कार को बनाने में? नहीं बेटा। अगेन जो डेप्रीशिएशन तुम्हारा होता है हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। डेप्रीशिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं बेटा, एस्टिमेशन बेसिस, नॉट एक्यूरेट। ये याद रखना है, नॉट एक्यूरेट। ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होता बेटा। हम एस्टिमेशन बेसिस पे कस्टमर से इसका क्या कर लेते हैं, रिकवरी ले लेते हैं। ठीक है। तो तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। जैसे बेटा तुम कस्टमर से मटेरियल का भी खर्चा, मटेरियल का कॉस्ट रिकवर करते हो ना, इन द सिमिलर मैनर तुम कस्टमर से मशीन का कॉस्ट भी रिकवर करते हो। मशीन जो यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, एसेट्स जो यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, उसका भी कॉस्ट क्या करते हो, रिकवर करते हो। उस मशीन का, उस एसेट्स का कॉस्ट रिकवर करने को ही बेटा जी यहां पर हम क्या नाम देते हैं, डेप्रीशिएशन का नाम देते हैं। अब हम कस्टमर से मशीन का कॉस्ट क्यों रिकवर करना चाहते हैं बेटा? तो तुम्हें नहीं लगता क्या बेटा कि जब हम मशीन यूज करेंगे सर तो समय के साथ साथ वो मशीन घिसता चल जाएगा। अब वो घिसता चल जाएगा, यूज होते चल जाएगा, तो एक दिन तो मुझे दोबारा मशीन खरीदना पड़ेगा। तो बेटा बार बार मालिक अपने जेब से तो मशीन का खर्चा नहीं लगाएगा ना, अल्टीमेटली तो कस्टमर से रिकवर करेगा ही। जी सर बिल्कुल। तो वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट को बेचता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में बेटा मशीन का कॉस्ट भी क्या कर लेता है, वो ऐड कर लेता है।
और फिर जाके कस्टमर को प्राइस बताता है। धीरे धीरे हर एक कस्टमर को ऐसे बेचता है और इससे क्या हो जाता है, उसका डेप्रिसिएशन रिकवर हो जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा जी बहुत अच्छी तरह, फिर तुम्हें और अच्छा क्लियर होगा। जैसे बेटा तुमने क्या किया, एक मशीन परचेज किया 5 लाख रुपीस का, ओके। इस मशीन की बेटा जी लाइफ है 5 ईयर्स की, 5 साल चलेगा। अब ये लाइफ भी क्या है सर, ये भी बेटा एक एस्टिमेशन है। मैंने बोला ना पूरा डेप्रिसिएशन क्या होता है, एस्टिमेशन बेसिस। हम ये मान के चलते हैं कि 5 साल चलेगा, ओके। तो बच्चा अगर 5 साल मशीन चलेगा, 5 लाख की मशीन है, 5 साल चलेगा, तो 1 साल के अंदर कितने के वैल्यू गिरेगी बेटा जी, 1 लाख रुपए। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर मैं कोई मशीन लाया 5 लाख रुपए का, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और ये 5वें साल। बेटा जी इस 5 लाख का खर्चा तुम पूरे 1 साल में रिकवर नहीं करोगे, ठीक है। क्या करोगे तुम सिर्फ उतना ही खर्चा रिकवर करोगे जितना 1 साल में यूज हुआ है। तो बेटा इन 5 साल का खर्चा, जो 5 लाख का खर्चा इन 5 सालों में बांट दोगे तो 1 साल में मशीन कितने का यूज हो रहा है बेटा, 1 लाख का, 1 लाख का, 1 लाख का, 1 लाख का और 1 लाख का। तो जो तुम मशीन एसेट्स की कॉस्ट को बेटा, एसेट्स की कॉस्ट को डिफरेंट ईयर्स में एलोकेट कर रहे हो ना, इसी को क्या नाम देंगे बेटा जी हम, डेप्रिसिएशन का। तुम्हारा मैचिंग कंसेप्ट भी यही कहता था बच्चा कि पूरे 1 साल में तुम खर्चे को रिकवर नहीं करोगे। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था कि साल भर में जितने का तुमने रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितना खर्चा हुआ है ना, सिर्फ उतना ही तुम्हें लेना है। तो बेटा रेवेन्यू साल भर में जितना तुमने शर्ट बनाया होगा, तो शर्ट बनाने पे मशीन का तो 1 लाख का ही खर्चा है, तो सिर्फ 1 लाख ही लोगे, 5 लाख नहीं लोगे तुम, ठीक है। तो एक बात तुम्हें ये पता होना चाहिए। इसमें देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसी के अंदर। अब तुम्हें ये पता चल गया कि साल भर में 1 लाख रुपए खर्चा आया मशीन का, लेकिन तुम ये देखो कि मान लो 1 लाख रुपए में कितने शर्ट को बनाया मशीन ने। मैं कहता हूं बेटा जी मशीन ने 1000 शर्ट बनाए साल भर में, 1 ईयर में, ठीक है। तो बेटा एक शर्ट पे कितने का खर्चा आ रहा है, तुम अगर देख पाओ तो एक शर्ट पे मशीन का 100 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, 100 रुपए का आ रहा है ना जी सर। तो अगर तुम कस्टमर को एक शर्ट बेच रहे हो बेटा, तो तुम कस्टमर से कैसे प्राइस रिकवर करोगे, तुम कस्टमर को बोलोगे कि 1000 रुपए मटेरियल का लगा, तुम उसको टोटल प्राइस बताओगे, लेकिन तुम अपने दिमाग में क्या रखोगे, 1000 रुपए मटेरियल का लगा, 500 रुपए का तुम प्रॉफिट लगा लोगे बेटा, 100 रुपए मशीन का कॉस्ट जोड़ लोगे, ठीक है। 400 रुपए बेटा तुम लेबर खर्चा जोड़ लोगे, और तुम्हारा कोई खर्चा नहीं था मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कुछ खर्चा नहीं था, इसके अंदर आ गया। और 1000 रुपए मैं बोलता हूं बेटा टोटल, मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट को रेडी करने का और बेचने का खर्चा जो है वो आ गया, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिजली सब ले लिया मैंने। तो तुम प्रोडक्ट कस्टमर से इस शर्ट का कितना कीमत रिकवर करोगे बेटा, 3000 रुपए। अब ये करेक्ट तरीका था रिकवर करने का, यहां मशीन का करेक्ट वे है रिकवर करने का। तो पूरे साल भर में बेटा जी तुम अगर 1000 शर्ट बेचते हो 1 साल के अंदर, तो 100 रुपए तुम्हें रिकवर होगा, तो 1 साल में तुम्हें मशीन का 1 लाख रिकवर हो गया। 5 साल में तुम ऐसे ही शर्ट बेचोगे 5000, तो तुम्हें मशीन का कितना रिकवर हो जाएगा, 5 लाख। अब तुम्हें ये रिकवर हो जाएगा तो तुम्हारा मशीन जो है 5 साल के बाद वेस्ट हो गया, अब तुम इसको यूज नहीं कर सकते, यूजफुल लाइफ था। तो 5 लाख जो तुम्हारे पास आ गया बेटा कस्टमर से, इससे तुम क्या कर लोगे, न्यू मशीनरी परचेज कर, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक था बेटा जी डेप्रिसिएशन का। तो अभी तक जो मैंने तुम्हें समझाया है, तुम्हें यही ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है। फिक्स एसेट्स क्या होता है ये मैंने बताया। करंट नॉन करंट में क्या डिफरेंस है बेटा जी, ठीक है। टेंजिबल एसेट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसके बारे में बात करता है बेटा। इनटेंजिबल एसेट जो है तुम्हारा इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इन्वेस्टमेंट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तुम ध्यान रखना बेटा टेंजिबल एसेट्स पे तुम्हारा क्या लगता है, अभी वर्ड तुम याद रखना, डेप्रिसिएशन लगता है। और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए तुम बोलोगे एमोटाइजेशन लगता है, एमोटाइजेशन लगता है। ये तुमको याद रखना।
ठीक है। और ये अभी मैंने बताया कि सही तरीका क्या होता है बेटा, एक तरीके का डेप्रिसिएशन को रिकवर करने का, डिफरेंट डिफरेंट ईयर के अंदर एलोकेट करने का। ठीक है। अगर तुम बेटा जी कहीं कार से ट्रेवल करते हो तो क्या कार वाला बेटा तुम्हें जितने का पेट्रोल या डीजल लगता है उतने पे तुम्हें छोड़ के आ जाता है क्या कहीं? नहीं सर, नहीं। पेट्रोल डीजल के साथ वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेता है, जिसमें वो प्रॉफिट बोलता है अपना, और उसके अंदर मशीन का भी कॉस्ट, जो उसकी कार यूज होगी ना बेटा, जितना कार घिसेगा वो भी उसको रिकवर कर लेता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली कस्टमर ही सब कुछ दे रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स हमारे दो तरह के थे बेटा, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसे स्टॉक, कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, है ना, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा जी इनटू कैश विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। ये आपने पढ़ा है मेरे साथ पहले भी। नॉन करंट एसेट्स बेटा जो कि करंट एसेट्स नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट। अब मेनली नॉन करंट एसेट तीन भाग में मैंने डिवाइड किया बेटा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो तीनों के बीच में अभी हम डिफरेंस को देखते हैं बेटा। देखो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या था? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो था जिसको हम सीन कर सकते थे, टच कर सकते थे, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, है ना। लेकिन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जैसे गुडविल है, लाइसेंस है, फॉर्मूला है, सॉफ्टवेयर है। जिस सॉफ्टवेयर पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ छू लो, नहीं छू पाओगे। पेप्सी का, कोको कोला का, इनका फॉर्मूला उनको ही पता है बेटा, वो दिखता नहीं, उनके दिमाग में नहीं दिखेगा, तुम्हें छू नहीं सकते, तुम इंसान को छू रहे हो, है ना। जैसे कोको कोला वाले को उनका फॉर्मूला पता है, तो वो फॉर्मूला क्या है? एसेट्स है, क्योंकि बेटा उसकी एक कीमत है ना, जिसको तुम छू नहीं सकते पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म एडवांसेस, अब देखो फिक्स्ड एसेट्स के बीच में और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तुम्हें मैंने बोला कि जो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स है मोर देन 12 मंथ यूज होता है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी मोर देन 12 मंथ यूज होता है। नॉट ऑर्डिनरी अवेलेबल फॉर सेल, तुम फिक्स्ड एसेट्स को, इनको नॉट ऑर्डिनरी अवेलेबल नहीं होता। जैसे तुम दुकानदार, एक दुकानदार दवाई बेचता है, वो और क्या बेचता है? ये सारी छोटी छोटी चीजें बेचता है ना, मार्कर बेचता है, कोई कोई बुक्स बेचता है। तो बेटा जी उन लोगों का ये बेचने का तरीका होता है, वो आमतौर पर बेचता है। तो तुम फिक्स्ड एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट को आमतौर पर बेचने का तुम्हारा काम नहीं है ना। तीसरी बात, क्या डिफरेंस है इनके बीच में? देखो मेन अगर मैं डिफरेंस बताऊं, पहला दो तो बेटा दोनों में लागू हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में भी, फिक्स्ड एसेट्स में भी। लेकिन जो तीसरा मेन डिफरेंस है ना, तो तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स है वो यूज होता है प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है ना बच्चा, ये तुमको क्या करता है? इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करके देता है। इट जनरेट इनकम, किस फॉर्म में? इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में। तुम कहीं इन्वेस्ट कर दो पैसा, बैंक में इन्वेस्ट कर दो, ब्याज मिलेगा तुम्हें। तुम कोई प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे लगा दो, रेंट मिलेगा तुम्हें। तुम शेयर वगैरह में लगा दो, डिविडेंड मिलेगा तुम्हें। लेकिन फिक्स्ड एसेट तुम्हें इनकम नहीं दे रहा बेटा, वो इनडायरेक्ट इनकम दे रहा है। जिस चीज का तुम्हारा मेन काम है ना, वहां से इनकम दे रहा है, उस चीज को तुम यूज कर पा रहे हो अपने बिजनेस में। लेकिन इन्वेस्टमेंट को तुम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते, फिक्स्ड एसेट्स को तुम प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर पाते हो, है ना। इसीलिए फिक्स्ड एसेट घिसता है बेटा, यूज होता है, उसी के कारण उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लग जाता है। ठीक है। और मैंने अभी तुम्हें समझाया कि डेप्रिसिएशन अपन अल्टीमेटली कस्टमर से क्या कर लेते हैं? रिकवर कर लेते हैं। अब देखो यहां पे फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि स्टॉक जो होता है तुम्हारा वो एसेट्स भी होता है, लेकिन एसेट्स कब होता है बेटा? जब तुम उसको यूज करते हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। इट ऑल्सो बिकम एक्सपेंसेस। देखो जैसे तुमने बोला कि सर मेरे को लड्डू बनाना है, तो तुम बेसन खरीद के लाए, तुम बेसन खरीद के लाए बेटा, तो लड्डू बनाने के लिए जितना बेसन यूज हो गया वो क्या था? वो तुम्हारा खर्चा था। लेकिन जितना बेसन तुम लेके आए, जितना यूज नहीं हुआ है अभी बेसन, वो तुम्हारा क्या बेटा? एसेट्स बन गया, क्लोजिंग एसेट, जो अभी यूज नहीं हुआ है, अगले साल खर्चा बनेगा वो तुम्हारा, है ना बेटा जी। तो वैसे ही तुम क्या बोलोगे कि स्टॉक एक एसेट्स होता है, लेकिन जब वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है ना बेटा, तो वो क्या बन जाता है? एक्सपेंसेस बन जाता है। लेकिन जितना पोर्शन वो अभी यूज नहीं हुआ है, तो उसको तुम क्या दिखाते हो? क्लोजिंग एसेट दिखाते हो। और नेक्स्ट ईयर वो क्या बन जाता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो तुम्हें यहां से क्या सिखाया मैंने कि जितना पोर्शन तुम यूज कर लेते हो वो एक्सपेंस, और जितना यूज नहीं होता वो क्या है? एसेट्स है। राइट बेटा जी।
तो ये जो तुम बेसन जितना यूज किया लड्डू बनाने में, बेसन जितना यूज किया बेटा, उस बेसन का खर्चा तुम कस्टमर से लोगे कि नहीं लोगे? यस सर, हम कस्टमर से ले लेंगे। तो बेटा जो बेसन बनाने के लिए जो तुमने लड्डू बनाया, लड्डू बनाने के लिए जो मशीन यूज किया होगा तुमने, है ना, मान लो मशीन से लड्डू बन रहे तुम्हारे, तो जितने का मशीन आया, क्या पूरे मशीन को तुम खर्चा बोल दोगे क्या? नहीं सर नहीं। साल भर में जितने लड्डू बने हैं, तो साल भर में जितने लड्डू बने हैं, तो उस लड्डू को जितना घिसा है ना मशीन, जितना यूज हुआ है बेटा मशीन, उतने ही मशीन को तुम क्या बोलोगे? खर्चा बोलोगे। बाकी मशीन को तुम क्या बोलोगे? एसेट बोलोगे। और जितने मशीन को तुमने खर्चा बोला ना, जितने के अमाउंट को बेटा, उसी को तुमने डेप्रीशिएशन की वजह से खर्चा बोला है, उसका डेप्रीशिएशन लग गया, डेप्रीशिएट हो गया, उसकी वैल्यू गिर गई। ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? तो सिमिलरली व्हाइल परचेजिंग एसेट्स द बेनिफिट ऑफ विच इज टेकन ड्यूरिंग द ईयर, जितने का बेनिफिट तुमने साल भर में ले लिया, उसको तुम क्या बोलोगे? एक्सपेंसेस बोलोगे। और रिमेनिंग अनयूज्ड पोर्शन को तुम क्या बोलोगे बेटा? एसेट्स बोलोगे। ये तुम्हें भी मैंने दिखाया। और बेटा तुम्हें मैंने ये भी बताया कि मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जितना तुम रिवेन्यू ड्राइव करो, मान लो 100 यूनिट से तुमने रिवेन्यू ड्राइव किया बेटा, 100 यूनिट बेचकर, तो तुम खर्चा भी कितने का लोगे? 100 यूनिट का ही लोगे, ठीक है? मान लो बेटा तुम 200 किलो लड्डू बनाने के लिए बेसन लिया थे, लेकिन तुमने लड्डू बेचा कितना? 100 किलो ही बेचा, तो बेटा 100 किलो का ही बेसन का खर्चा लेना है तुम्हें। जो 100 किलो यूज नहीं हुआ है उसको तुम एसेट्स मानोगे, ठीक है? Anything which is used in the production process should be treated as expenses as one day, but depend on its useful life. जैसे मैंने क्या बोला बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, उसको तुम खर्चा बोलोगे ही बोलोगे, एक ना एक दिन, लेकिन बेटा समय के साथ साथ। जैसे तुमने बेसन खरीदा, जितना यूज हो गया उसको खर्चा बोलोगे। मशीन जितना खरीदा बेटा, जितना मशीन यूज हो गया उसको तुम क्या बोल दोगे? खर्चा बोल दोगे। तो तुम एक साथ में बेटा पूरे मशीन का खर्चा नहीं लेते, जितना यूज हो गया सिर्फ उसी का खर्चा लेते हो, और दैट इज नोन एज डेप्रीशिएशन, ठीक है? और वो गिरता क्यों है बेटा, तुम्हें मैंने बता दिया। और भी अगर तुम्हें लॉजिक जानना है गिरने का, तो देखो कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होता है। पहला कॉज मान के चलो बेटा वियर एंड टियर, मेन कॉज बता रहा हूं। जितना यूज करोगे उतना ज्यादा बेटा घिसता जाएगा और वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा है बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब बेटा नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुराने टेक्नोलॉजी का कीमत क्या हो जाता है? वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? एक कारण ये भी है कीमत टूटने का बेटा, वैल्यू डिक्रीज होने का, ठीक है? और जो तीसरा कारण है तुम्हारा पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हर एक चीज का कीमत जो है बेटा गिर जाएगा तुम्हारे चीजों का, ठीक है? तो तुम्हें ये बात ध्यान रखना है कि डेप्रीशिएशन का ये 3 कारण है। आगे देखो, जैसे बेटा एग्जाम्पल लगा लो, स्कूल की बिल्डिंग है, या तुम मेले में जाते हो, झूला है ना, और तुम देखते हो जो मशीन है बेटा, मशीनरी है, और जो इलेक्ट्रिसिटी की मशीन आती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो तुम्हारा कार है ना, तो इन सभी का जो खर्चा है बेटा धीरे धीरे हर साल कैसे रिकवर होता है? वो रिकवर होता है डेप्रीशिएशन की मदद से ही, ठीक है? जैसे अगर तुम्हें मैं बताऊं, ये तुम्हारी कार है, मान लो ये तुम्हारी कार है, ये 5 साल चलेगी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। अब बेटा ये कार 10 लाख की थी, तो 5 साल चलेगी, तो हर साल 2 लाख का रिकवरी होगा कि नहीं होगा? हर साल 2 लाख इसका वैल्यू गिरेगा कि नहीं गिरेगा बेटा? गिरेगा सर, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? 5 साल में हर साल 2 लाख रुपया गिरेगा जी सर। तो बेटा जो लाइफ है इस कार की 5 साल की, तो डेप्रीशिएशन हर साल कितना होगा? 2 लाख रुपए। तो जो तरीका तुमने अपनाया बेटा कि 10 लाख को डिफरेंट ईयर्स में उसके लाइफ के अकॉर्डिंग जो एलोकेट किया बेटा, उसको तुमने क्या नाम दिया यहाँ पर? डेप्रीशिएशन का। लेकिन अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, मान लो तुमने कार को 3 साल यूज कर लिया, ठीक है, और 3 साल के बाद तुम्हारा यहाँ पर कार क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। 3 साल के बाद जो तुम्हारा कार का एक्सीडेंट हो गया, तो तुमने 6 लाख रुपए तो रिकवर कर लिया ना बेटा। अब जो बचा 4 लाख रुपए, ये वाला, ये जो 4 लाख रुपए तुम्हारा बचा, तो बेटा इस साल तो, अब इसके बाद तो तुम्हारा एसेट्स यूज नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया और कार खत्म हो गया बेटा, बिल्कुल अब तो यूज नहीं हो सकता। तो क्या तुम इस 4 लाख को डेप्रीशिएशन बोलोगे क्या? बच्चे इसको भी, इस 4 लाख को भी डेप्रीशिएशन बोल देते बेटा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, नहीं सर ये 4 लाख डेप्रीशिएशन नहीं है, ये क्या है? लॉस बाय एक्सीडेंट। अगर ऐसा केस आता है तो इसको लॉस बाय एक्सीडेंट, या आग लग जाती तो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाती तो लॉस बाय थेफ्ट, आग लग जाती लॉस बाय फायर। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या बेटा?
डेप्रिसिएशन का मतलब कि उसकी वैल्यू में गिरावट आना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू, ठीक है, रिडक्शन इन वैल्यू किस पे, एसेट्स की वैल्यू पे रिडक्शन होना चाहिए एसेट, लेकिन किस कारण बेटा, यूज होने के कारण, वियर एंड टीयर के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण, समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ। मान लो बेटा मेरे पास जिम का सामान रखा हुआ है, तो अब मैं जिम का सामान रखा हुआ है यूज नहीं कर रहा, तो क्या बेटा उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी, जितने का खरीदा उतने में बिक जाएगा? नहीं सर, नहीं बिकेगा। समय के साथ साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ उसकी पड़े पड़े वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म होने लगेगी, गिरने लगेगी, समय और टेक्नोलॉजी बदलने के कारण। तो तुम्हें सबसे बड़ा वहम दूर करना है बेटा जी। माइंड में बच्चा ये ले लेता है यार वैल्यू गिर जाना वो डेप्रिसिएशन, नो। अगर तुम देखोगे कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू 0 है, तो मतलब बेटा 3 जो अभी तुम्हारी 4 लाख की वैल्यू बच रही थी कार की और 0 हो गई, तो तुम 4 लाख डेप्रिसिएशन बोल दोगे? नहीं यार, तुम रीजन देखो ना। अगर एक्सीडेंट से हुआ है तो ये लॉस है बेटा, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, कीमत गिरना, लेकिन किस कारण, उसके इस्तेमाल करने के कारण, पड़े पड़े उसका कीमत गिरने के कारण, टेक्नोलॉजी के गिरने के कारण, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ये बात तुम्हें ध्यान रखने का। तो सपोज एट द एंड ऑफ 3 ईयर कार गेट एक्सीडेंट एंड इट्स वैल्यू बिकम 0, देन इट इज नॉट डेप्रिसिएशन, इट इज लॉस बाय एक्सीडेंट। ये बात तुम्हें अब ध्यान रखना है बेटा जी। डेप्रिसिएशन क्या है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी। आगे देखो, आगे क्या कहता है बेटा कि एक ट्रक है बेटा जी, एक ट्रक है मान लो। अब वो ट्रक क्या होता है बेटा, एक ट्रक है, मान लो 3 ट्रक है। एक ट्रक होता है माइनिंग में यूज, माइनिंग का मतलब समझते हो ना, जमीन में बेटा जो कोयला होता है, इन चीजों के लिए वो यूज होता है। नीचे धरती पे खड्डे खोद के एक ट्रक जा रहा है बेटा, उबड़ खाबड़ टूटे फूटे रास्ते के अंदर, है ना। एक ट्रक यूज होता है बेटा वेजिटेबल्स के लिए, एक ट्रक यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल वगैरह को लाने ले जाने के लिए, है ना। तो बेटा अगर तुमसे मैं पूछूं कि which truck you will purchase if you want to purchase a second hand truck, अगर मैं तुमसे पूछता हूं इन तीनों ट्रक में तुम कौन सा ट्रक को खरीदना पसंद करोगे अगर तुम्हें कोई पुराना ट्रक लेना होगा तो? माइनिंग वाला ट्रक, वेजिटेबल वाला ट्रक या बिल्डिंग मटेरियल वाला ट्रक, कौन सा ट्रक लेना पसंद करोगे? तो बच्चा हर कोई इसका आंसर करता है सर वेजिटेबल वाला। तो सर क्यों वेजिटेबल वाला? क्योंकि सर जो माइनिंग वाला ट्रक होता है ना, वो तो कबाड़ा हो चुका होगा सर, हिल के खड्डे वड्डे में जाता है सर नीचे धरती पे, हाँ, और इतने हैवी हैवी सामान ढोता है सर, उस ट्रक खटारा हो चुका होगा सर। वेजिटेबल वाला ट्रक सर अच्छे कंडीशन में होगा, तो हम तो वेजिटेबल वाला ट्रक लेना चाहेंगे। बेटा तुम देख पा रहे हो, एक ट्रक की कीमत ज्यादा टूटी होगी, दूसरे ट्रक की कीमत उससे ज्यादा, एक की कम टूटी होगी। तो तुम्हें नहीं लगता क्या हर एक ट्रक का डेप्रिसिएशन सेम तरीके से लगाना गलत होगा बेटा? जी सर, हर ट्रक का डेप्रिसिएशन, हर ट्रक का जो वैल्यू है सेम तरीके से गिराना वो सही नहीं होगा सर, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन इज जस्ट एस्टिमेट, उसके लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। यू विल स्टडी वेरियस फॉर्मूला फॉर इट, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता बेटा। और डेप्रिसिएशन जो है तुम्हारा वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब बच्चा पूछता है सर व्हाई नॉन कैश एक्सपेंडिचर? तो देखो बेटा इसके बारे में हम जानते हैं। देखो मान लो तुमने यहां कार खरीदा बेटा, तो अभी तुमने 5 लाख का कार खरीदा, तो खर्चा तो बेटा यहां पे हुआ है, दिस इज योर कैश एक्सपेंडिचर। लेकिन ये कार जो तुम्हारा 5 साल चलेगा, तो हर साल जो तुम कार की 2-2 लाख रुपए रिकवरी कर रहे हो बेटा, तो ये पैसा बिजनेस से बाहर कोई जा रहा है? ये तो तुम बिजनेस में ही रख रहे हो रिकवर करके, ताकि जब 5 साल के बाद लाइफ खत्म हो जाए तो नई कार लिया होगे बेटा। तो ये पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा बेटा, दिस इज योर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। लेकिन ये पैसा तो बाहर जा रहा था ना 5 लाख शुरू में, दिस इज योर कैश एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन, तुम तो उस पे 5 लाख पे धीरे धीरे क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, वैल्यू गिरा रहे हो, और बेटा उसको इकट्ठा कर रहे हो, अपने पास जमा कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो कस्टमर से, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम सर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ये, नॉट की कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। अब बेटा तुम्हें एक बात बताता हूं, जैसे मिलिट्री अगर तुम देखोगे, मिलिट्री में बुलेट वगैरह होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, मिलिट्री वाले ना हर एक चीज को, जैसे उनका मिलिट्री का टैंक होता है बेटा, टैंक, तो मान लो बेटा उस टैंक की असली जो यूजफुल लाइफ थी बेटा, वो टैंक चल सकता था कितने साल, 10 साल। लेकिन मिलिट्री वाले क्या करते हैं बेटा, उसको 7-8 साल के अंदर ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बेटा, निकाल देते हैं।
क्यों सर? उनको ये लगता है कि जब पुरानी हो जाती है ना ज्यादा, तो चीजें सही तरीके से काम नहीं करती, तो बेटा वो हर एक चीज को परफेक्ट चाहते हैं, तो इसलिए बेटा समय से पहले ही उस चीज को क्या कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो तुम्हें मैं बता दूं बेटा, जितने सालों तक एक एसेट्स को बिजनेस में यूज कर लेते हैं हम लोग, कर सकते हैं, जितने सालों तक एक एसेट्स को हम बिजनेस में यूज करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। और असलियत में जितने साल तक वो चल सकता था, जैसे 10 साल तक चल सकता था, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग फिजिकल लाइफ ऑफ एसेट्स। फिजिकल लाइफ ऑफ एसेट्स, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। तो मिलिट्री वाले बेटा इसको डिस्पोज ऑफ जल्दी कर देते हैं। अगर तुम देखो बड़ी बड़ी जो तुम्हारी कंपनीज होती है, विप्रो वगैरह, तो ये कंपनी क्या करती है बेटा, वहां पर तुम देखो अगर कोई पीसी वगैरह है ना, कंप्यूटर वगैरह 5-5, 6-6 साल तक वैसे चल सकता है बेटा, लेकिन वो लोग 3 से 4 साल में ही क्या कर देते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्यों बेटा? उनको पता है यार पुरानी हो जाएगी तो दिक्कतें आने लगती है, सॉफ्टवेयर का हैंग होने लगता है, स्लो प्रोसेस, तो उनके काम बेटा फास्ट होना चाहिए, उनको सारा डाटा मेंटेन करना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनी का, तो जल्दी क्या करते थे, डिस्पोज कर देते हैं। जितने साल तक वैसे चल सकता था, दैट इज फिजिकल लाइफ ऑफ एसेट, लेकिन असलियत में जितने साल एक एसेट को यूज किया जा रहा है ना बेटा, उसको बोलेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यानी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स बोलेंगे हम। ठीक है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए बेटा जी।